क्लास 12th केमिस्ट्री, लेसन दूसरा विलयन। टॉपिक चल रहा था सांद्रता, जिसमें सांद्रता के अलग अलग प्रकार पढ़े। आज बात है फॉर्मलता की। फॉर्मलता एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, सामान्य सा टॉपिक है। आप समझे पहले क्या जरूरत पड़ती है फॉर्मलता की। कहता है कि यदि हम किसी विलय को, फॉर्मलता शुरू हो चुकी है बच्चों, कि जब विलय को विलायक में घोला जाए और ये विलय विलायक में जाकर के या तो अपघटित हो जाए, मतलब विलायक में जाकर के टूट जाए, अपघटित हो जाए मतलब टूट जाए, या फिर संगुणित हो जाए, संगुणित हो जाए, तब जो सांद्रता ज्ञात की जाती है वो किसमें ज्ञात की जाती है? फॉर्मलता में। अपघटित हो जाने और संगुणित हो जाने का क्या मतलब है कि मैंने NaCl को पानी में डाला और ये जाकर के टूट गया Na+ और Cl- में, तो ये तो हो गया अपघटन। और संगुणन का मतलब क्या है कि अगर एसिटिक अम्ल CH3COOH को मैं बेंजीन में घोलूं, ये विलायक क्या है? बेंजीन। बेंजीन में घोलूंगा ना, तो ये एसिटिक अम्ल के दो अणु जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे संगुणन। तो वियोजन या संगुणन होगा तो सांद्रता का कौन सा पद काम में लिया जाता है? फॉर्मलता। तो एक छोटी सी बात अगर किसी को नहीं भी समझ में आई तो कोई बात नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि फॉर्मलता काम कब आती है? जब विलय विलायक में जाकर के टूट जाए या जुड़ जाए, अपघटित हो जाए या वियोजित हो जाए, संगुणित हो जाए, तो जो है वो हम फॉर्मलता, सांद्रता का फॉर्मलता पद काम में लेते हैं। अब मैं ये फॉर्मलता होती क्या है बात कर रहा हूं मैं, इधर ध्यान दें कि आपके पास ये 1 लीटर विलयन पड़ा है, बस थोड़ी सी देर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये आपके पास विलयन पड़ा है, कितना है विलयन? कितना है? ये क्या है? विलयन। और कितना है विलयन? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन। इसमें घुले हुए क्या कि विलयन है तो विलय घुला होगा, घुले हुए विलय के सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या जो है वो फॉर्मलता कहलाती है। और क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर लिया गया है, लीटर क्या है? आयतन। आयतन हो गया तो आयतन के लिए हम ताप क्या करते हैं? निश्चित, क्योंकि इसमें ताप बदल गया तो आयतन बदल जाएगा, आयतन बदल जाएगा तो फॉर्मलता बदल जाएगी, इसलिए हमें ताप निश्चित करना पड़ेगा। तो आपके पास फॉर्मलता की परिभाषा बन गई कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के सूत्र भारों की संख्या निश्चित ताप पर फॉर्मलता कहलाती है। तो ये बस आपने यहां पर सूत्र भार शब्द विशेष काम में लिया है, बाकी परिभाषा पहले जैसे ये मोलरता और नॉर्मलता जैसी ही है। अब फॉर्मलता का सूत्र क्या हो गया? फॉर्मलता बराबर होगी कि विलय के, घुले हुए विलय के सूत्र भार बटा में विलयन का क्या लिया जाएगा बच्चों? विलयन का आयतन लिया जाएगा। और किस में लिया जाएगा? लीटर में लिया जाएगा। अब विलय के सूत्र भार बराबर क्या होता है कि विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का सूत्र भार। अपने पास ग्राम सूत्र भार, यहां पर जो है ना ये लिखना है अपने को ग्राम सूत्र भार, और यहां पर भी विलय के क्या आएंगे? ग्राम सूत्र भार। क्या आएगा यहां पर? ग्राम सूत्र भार। कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या कहलाती है? फॉर्मलता कहलाती है। और सूत्र हो गया विलय के ग्राम सूत्र भार बटा में विलयन का आयतन। और ग्राम सूत्र भार बराबर क्या होता है? ग्राम सूत्र भार बराबर क्या होता है? ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का सूत्र भार। ठीक है, सूत्र भार को हमने फॉर्मूला वेट कहते हैं तो FW कह दिया, ग्रामों में मात्रा को अपने WB कह दिया। तो अब ये मान अगर इसमें रखेंगे तो फॉर्मलता बराबर हो जाएगी हमारे पास कि विलय के ग्राम सूत्र भारों की जगह ग्रामों में मात्रा बटा में सूत्र भार लिखेंगे तो ग्रामों में मात्रा क्या होगी? WB। सूत्र भार क्या हो गया? FW इंटू विलयन का क्या है? आयतन V। अगर ये ml में दे रखा है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, वो 1000 चला जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा हमारे पास इसका सूत्र। और
इकाई हो जाएगी इसकी F, फॉर्मलता की इकाई क्या हो जाएगी F। तो ये आपके पास सूत्र भी हो गया और प्लस परिभाषा भी होगी। परिभाषा 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम सूत्र भार बटा में विलयन का आयतन। ग्राम सूत्र क्या होता है, ग्रामों में मात्रा बटा में सूत्र भार, तो ग्रामों में मात्रा बटा में सूत्र भार रख लिया। आयतन मिलीलीटर में दे रखा है तो 1000 आ गया, ये अपने पास इकाई आ गई। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। लेकिन अब अगर मान लो आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया, फॉर्मलता से संबंधित अगर ऐसा प्रश्न दिया गया कि क्वेश्चन ये दे दिया कि 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml विलयन में घोला जाता है तो इसकी फॉर्मलता क्या होगी, विलयन की फॉर्मलता क्या होगी। तो अब आप क्या करोगे, F बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी दे दी 5.85 ग्राम, विलयन का आयतन कितना दे दिया 500 ml, ग्रामों में मात्रा 5.85 ग्राम, आयतन 500 ml। ml देखो यहाँ पर ml दे रखा है तो लीटर में बदलने के लिए ऊपर क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। अब इसके सूत्र भार की आवश्यकता है। सूत्र भार क्या होगा कि NaCl का सूत्र भार होगा, NaCl वैसे तो जाकर के टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस के अंदर, लेकिन हमने इसको गौर नहीं करना, हमने इसके सूत्र को ही गौर करना है। इसका सूत्र क्या है NaCl, तो Na का भार कितना होता है 23, Cl का होता है 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5। तो आप यहां पर रख लेंगे 58.5, ठीक है बच्चों। तो अब इसको आप हल करोगे तो आप यहां पर आ जाएगा, ऊपर और नीचे वाला कटेगा तो 1 0 आ जाएगी, ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 1/5, तो 0.2F जो है इसकी अपने पास फॉर्मलता आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब सुने, ये क्या मतलब हो गया कि जब कोई टूटता है ना तो सूत्र भार में और अणु भार में कोई अंतर नहीं होता। जब कोई विलयन में जाकर के टूटता है, जैसे NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, ये बात जो बात बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। ऐसी स्थिति में तो सूत्र भार और अणु भार में कोई नहीं अंतर होता, अणु भार भी NaCl का यही है और सूत्र भार भी यही है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मलता और मोलरता में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन एक जगह ये बात बदल जाती है, बस एक जगह बदल जाती है। कहां बदलती है मैं बात कर रहा हूं, ये देखो, अगर कोई वियोजित होता है तो फॉर्मलता और मोलरता में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि सूत्र भार और अणु भार एक ही होता है। लेकिन अगर प्रश्न ये होता, गौर करो बच्चों, बस ये एक बहुत कम चांस है, ऐसा कभी आया नहीं है, एक आध बार किसी राज्य की PMT के पेपर में आया है, लेकिन बहुत कभी आया नहीं है। लेकिन एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, कहता है कि 12 ग्राम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोला है, बेंजीन में घोलने पर या बेंजीन के 500 ml विलयन में घोला जाता है, ठीक है। तो विलयन की फॉर्मलता क्या होगी, फॉर्मलता क्या होगी, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि 12 ग्राम एसिटिक अम्ल को बेंजीन के 500 ml विलयन में घोला जाता है तो विलयन की फॉर्मलता क्या होगी, ये आपको समझना है। इसके लिए क्या करना होगा, अब आपके पास फॉर्मलता ज्ञात करनी है तो विलय की ग्रामों में मात्रा, ग्रामों में मात्रा अपने को मिल गई, क्या है विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी है 12, तो ये लो जी 12। विलयन का आयतन कितना है 500 ml, ml है तो 1000 में का भाग दोगे ऊपर चला जाएगा 1000, ये बन गया। अब आ गया इसका सूत्र भार। सूत्र भार क्या आएगा, इधर ध्यान दो बच्चों, कि एसिटिक अम्ल बेंजीन में जाकर के द्विलक का निर्माण कर लेता है। कैसे, एसिटिक अम्ल का सूत्र ये है CH3COOH होता है ना, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल सारे के सारे बेंजीन में जाकर के द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। द्विलक कैसे बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये एक एसिटिक अम्ल हो गया। इसको मैंने खोल कर कैसे लिख दिया,
एक और एसिटिक अम्ल का सूत्र होगा, ये अपने पास CH3C, यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर O और H, ये दो एसिटिक अम्ल के सूत्र हो जाएंगे। इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध। ये कौन सा बंध बना है, हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध बन जाने से ये क्या बन गया, द्विलक। द्विलक का मतलब दो अणु आपस में जुड़ गए हैं। तो अब इसका सूत्र पहले तो ये था, अब दोनों जुड़ गए तो सूत्र ये बन गया। तो अब अणु भार कितना, इसका सूत्र भार कितना हो जाएगा, देखो इसका सूत्र भार कितना हो जाएगा, सूत्र भार हो जाएगा 2 इंटू अणु भार, 2 इंटू अणु भार। क्यों 2, क्योंकि दो अणु आपस में जुड़े हैं, दो अणु जुड़े हैं, इसलिए एक के अणु भार को 2 से गुणा कर दोगे तो इसका सूत्र भार आ जाएगा। अब आप करो, एसिटिक अम्ल का अणु भार कितना होता है, कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो 12 दूना 24, प्लस हाइड्रोजन 3 और 1 4 है तो 4, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूना 32, ये टोटल करोगे कितना आ गया 60। तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू एसिटिक अम्ल का अणु भार 60, कितना आ जाएगा 60 इंटू 2 120। तो इसका सूत्र भार हो गया 120। ये एक स्पेशल पॉइंट है बच्चों, और फॉर्मलता का कोई महत्व नहीं है। फॉर्मलता का यही महत्व है कि जब कोई अणु टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टूटने में तो अणु भार और सूत्र भार बराबर ही रहते हैं, लेकिन जब कोई जुड़ जाता है तो ये तो इसका तो अणु भार तो होगा 60, लेकिन जुड़े कितने 2, तो 2 इंटू अणु भार करोगे तब सूत्र भार आएगा, और सूत्र भार आ गया 120। तो अब यहां पर रखोगे आप क्या 120। अगर मोलरता ज्ञात कर रहे होते तो हम यहां पर 60 रखते, फॉर्मलता ज्ञात कर रहे हैं तो क्या रख रहे हैं 120। अब ये 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 12 से 12 गया तो 1 बटा में क्या बच गया 5, और 1 बटा में 5 क्या होता है 0.2 अपने पास F, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अभी 2 कंसेप्ट सीख गए। क्या कंसेप्ट सीखे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब बेंजीन में घोलते हो ना तो द्विलक बनता है, ठीक है। एक जब द्विलक बनेगा तो सूत्र भार ज्ञात करने के लिए जितने अणु जुड़ रहे हैं उसको अणु भार से गुणा करके सूत्र भार ज्ञात करोगे, और फॉर्मलता में सूत्र भार काम में लिया जाता है, मूलता में अणु भार काम में लिया जाता है। और अगर ये कोई जैसे NaCl अणु में जाकर के टूट रहा था तो टूटने से हमें कोई मतलब नहीं था, बस यही सूत्र भार से ही अणु भार निकाल रहे थे, सूत्र भार और अणु भार बराबर ही थे, ठीक है। तो ये बात हुई बच्चों फॉर्मलता की। बस ये कभी पेपर में आया नहीं और सिलेबस में भी नहीं है, मैंने आपको करवा दिया। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जब भी आप कोई रेफरेंस गाइड पढ़ोगे, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन होगा, ये टॉपिक होगा, इसलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप इसके नोट्स ना बनाएं, जो मैंने अभी करवाया इसके नोट्स ना बनाएं, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब अपने एक बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दो, अब मैं कुछ बात कर रहा हूं, देखो फॉर्मलता कंप्लीट। आपको एक ही प्रश्न आना चाहिए कि जब कोई अणु, जब कोई विलय विलायक में जाकर के संगुणित या वियोजित होता है तो उसमें कौन सांद्रता की कौन सी इकाई काम में ली जाती है, फॉर्मलता। चलो भाई, ये अब मैं आपसे एक चीज पूछने जा रहा हूं। देखो ये एक पड़ा है विलियन, और किस में पड़ा है, लीटर में, ठीक है बच्चों। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, अलग अलग चम्मच, ये 1 चम्मच इसके अंदर विलय घोल रहा हूं, 1 चम्मच में और विलय घोल रहा हूं, ये भी विलय, 1 चम्मच में और विलय घोल रहा हूं, ठीक है। ये तो मैंने घोले हैं विलय के मोल, ये घोले हैं मैंने इसके अंदर सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार, और ये घोले हैं मैंने ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। तो क्या मुझे बता पाओगे कि जब ये 1 लीटर विलियन में घोलोगे तो सांद्रता को क्या कहेंगे, एक ग्राम सूत्र भार जब 1 लीटर विलियन में, ग्राम सूत्र भार जब 1 लीटर विलियन में घोलोगे तब सांद्रता को क्या कहेंगे, और ग्राम तुल्यांक को जब 1 लीटर विलियन में घोलेंगे तब उसको क्या कहेंगे। ये पॉइंट नंबर है A, ये है B और ये है C, ठीक है। आपको मुझे इसका आंसर देना है, ये क्वेश्चन दिया है मैंने, आपको आंसर देना है। आप क्या कहोगे कि मैंने कहा कि A को जब 1 लीटर विलियन में घोलोगे तो सांद्रता को क्या कहोगे,
अब क्या कहोगे, आप ए के आगे डैश कर दो, और अगर आप इसको नॉर्मलता कह रहे हो तो एन लिखोगे, आप फॉर्मलता कह रहे हो तो एफ लिखोगे, आप मोलरता कह रहे हो तो एम लिखोगे। इसी तरीके से बी के आगे फॉर्मलता, मोलरता या नॉर्मलता क्या है वो लिखोगे। इसी तरीके से सी के आगे फॉर्मलता, नॉर्मलता या मोलरता क्या है वो लिखोगे। तो ये मेरे को एक आंसर आप दोगे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपको कैसे आंसर देना है पता लग गया कि ए डैश जो भी मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता जो भी है वो लिखनी है। ये गोलोगे तो सांद्रता क्या होगी, ये गोलोगे तो सांद्रता क्या होगी, ये गोलोगे तो सांद्रता क्या होगी। एक चीज मैं और बता रहा हूं कि देखो बच्चों, अगर ये वाला देखो सुपर ट्रिक बता रहा हूं, देखो क्या है कि अगर किसी का अणु भार जो है ना, कोई विलय ऐसा है जिसका अणु भार बराबर हो, किसके, अणु भार बराबर हो सूत्र भार के, और सूत्र भार बराबर हो तुल्यांकी भार के, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर होंगे ना तो अणु भार किसमें काम में लिया जाता है, मोलरता में। तो मोलरता बराबर होगी, सूत्र भार किसमें काम लिया जाता है, फॉर्मलता में। तुल्यांकी भार किसमें लिया जाता है, नॉर्मलता में। तो मोलरता, फॉर्मलता और नॉर्मलता भी बराबर होगी। अगर किसी विलय का अणु भार, सूत्र भार और तुल्यांकी भार बराबर होना तो उसकी मोलरता, फॉर्मलता और नॉर्मलता भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण बात हो गई। चलो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, और आप मुझे 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, और आप मुझे इसके आंसर के बारे में बताओगे कि कितने लोगों से आंसर हो गए, और नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं वो क्वेश्चन अगली क्लास में करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या गर्मियों में कार रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन डालने की सलाह दी जाएगी, विलयन डालने की सलाह दी जाती है, ठीक है, दी जाती है या नहीं, कारण भी बताना है। क्या ये आपको आंसर आएगा? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर जो है मुझे चेक करके बताना क्या होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन में आपको और लिख करके दे रहा हूं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है कि एक मतलब समान मोल हो, समान मोल विलय हो, ठीक है। तो एक एम व एक स्मॉल एम में से कौन सा विलयन अधिक सांद्र होगा, ये एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक तो क्या गर्मियों में कार रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन डालने की सलाह दी जाती है, एक तो ये, और दूसरा समान मोल विलय के जुड़े हुए हों तो एक एम, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम विलयन में से कौन सा विलयन जो है वो अधिक सांद्र होगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, जब हम कोई जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो 2 इकाइयां आपके सामने हो कि मोलरता व मोललता। आपके सामने 2 इकाइयां हो कोई किसी विलयन की, एक तो मोलरता में हो और एक मोललता में हो, में से किससे वरीयता दोगे, किससे वरीयता दी जाती है, ठीक है। अगर एक विलयन के मोलरता और मोललता दोनों जो है पद दे रखे हो तो आप जो है इन दोनों में से कौन से पद का उपयोग करना ज्यादा सही समझोगे, मोलरता का उपयोग करना ज्यादा सही समझोगे या मोललता का, ठीक है। ये मोललता है, मोलैलिटी, तो इनमें से किसका उपयोग करना ज्यादा सही समझोगे, ठीक है। एक चौथा प्रश्न और समझ लो। चौथा प्रश्न और है कि आपको मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल अंश, इनमें से कौन से ताप से प्रभावित होंगे और कौन से नहीं होंगे, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके आंसर जो है आपको बताने हैं। आप एक बार फटाफट जो है इसको करके देख लेना
मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं। देखो, कार रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन तो सर्दियों में डालने के लिए, ठंडे प्रदेशों में डालने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पानी के हिमांक को कम कर देता है, पानी को जमने नहीं देता। इसको सर्दियों में डालने की सलाह दी जाती है, गर्मियों में इसको डालने की सलाह नहीं दी जाती। एक क्वेश्चन हो गया। फिर कि 1 m मोलरता और 1 m, ये स्मॉल m है मोलरता, इन दोनों में से अधिक सांद्र कौन सा होगा? 1 m मोलरता वाला विलयन अधिक सांद्र होगा। फिर मोलरता और मोललता में से किसे वरीयता दी जाएगी? मोललता को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि मोलरता तो ताप से प्रभावित होती है। थोड़ा बहुत ताप बदला तो मोलरता तो बदल भी सकती है, ठीक है। इसका आंसर तो गलत भी हो सकता है, लेकिन ये बदलेगा नहीं। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती, ये फिक्स रहेगी, इसलिए हम मोललता को वरीयता देंगे। और इसका आंसर तो आपको बताना है, ठीक है। और इसका कारण आपको ढूंढना भी है कि मोलरता और मोललता में से कि एक मोलर विलयन अधिक सांद्र है, ज्यादा गाढ़ा ये बड़ा है, ये कम गाढ़ा है। अब ये क्यों है? इसका आंसर दोनों के सूत्र लिखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हुआ आपका खत्म, सांद्रता होगी कंप्लीट बच्चों। कल से हम नया लेसन शुरू करेंगे, नया लेसन नहीं, नया पार्ट शुरू करेंगे इस लेसन का। ये लेसन का एक पार्ट, सांद्रता वाला पार्ट खत्म हो गया, नया पार्ट शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे विलयता, ठोस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता, द्रव की द्रव में विलयता। तो ये टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों। तो आज की क्लास खत्म। गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।